एक ट्रिक बताऊंगा, बस आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। एक आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है, जहां कोण बी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये ए है और ए बी आपसे क्या कह रहा है, 12 है, 12 सेंटीमीटर है। और बी सी आपसे कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 13। बोलिए कैसे। आप जब भी कॉम्बिनेशन देखें कि 12 5 12 का कॉम्बिनेशन जहाँ देखें, इसका मतलब जो बड़ी वाली भुजा होगी वो क्या होगी, 13 सेंटीमीटर होगी। आंख बंद करके आप इस आंसर को या इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब जब भी देखें कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में बेस आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी गई है, लंब आपका 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपसे कहेगा बड़ा वाला, हाँ बड़ा वाला भुजा निकालने के लिए, इस रेखा को निकालने के लिए अगर कहेगा तो बस आंख मुंद करके 5 और 12 है, तो आप ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। आज हम लोग मॉडल पेपर पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक पढ़ा था। उसके बाद हमने कहा था कि जो भी क्वेश्चन बचेगा फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मॉडल पेपर सेट 2 यानी कुछ पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ें। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां कोण बी समकोण है तो कोण ए बी का स्क्वायर किसके बराबर है। और इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया और ये हो गया और आपसे कह रहा है कि कोण सी जो है 90 डिग्री है और यहाँ क्या बनाएगा, एक 90 डिग्री का कोण बनाएगा, समबाहु त्रिभुज ऐसा होगा। और ये कोण 90 डिग्री, इसका मतलब ये ए है और ये क्या है, बी है। तब आपसे कह रहा है कि ए बी का अगर स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होगा। और ऑप्शन में आपको कुछ वैल्यूज दी गई है, उस वैल्यू की मदद से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि राइट ये एक 90 डिग्री का बन रहा है, तो 90 डिग्री यानी इस तरीके का राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा देखते हैं। तो आपने क्या देखा है कि इस लाइन का यानी कि कर्ण का होल स्क्वायर करते हैं तब आपका बेस और लंब के स्क्वायर के सबके बराबर होता है ना। ये आपने देखा, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। वही पाइथागोरस प्रमेय अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आपका आंसर जो है बड़े आसानी से निकल जाएगा। उससे पहले क्या है, आप ये देखें कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या होगा, इक्वल होगा। यानी लाइन ए सी बराबर होगा लाइन बी सी के। क्लियर है, लाइन ए सी, ये लाइन और ये लाइन क्या होगा आपका, दोनों आपस में इक्वल होगा। उसके बाद आप क्या लगाएं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। तो पाइथागोरस प्रमेय में जहां 90 बनता है उसके सामने वाला जो रेखा होगा वो क्या होगा, एच कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। तो आप लिखेंगे ए बी का, क्या लिखें, ए बी का होल स्क्वायर। फिर आप क्या लिखेंगे, ये ए बी है, इसका मतलब ये एक बेस होगा और एक बेस और एक क्या होगा, परपेंडिकुलर। बेस का मतलब एक आधार होगा, हाँ एक हद। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो बेस आपका क्या ले लें, ए बी अगर हम लिख लें कि ए बी का बीसी का होल स्क्वायर, बीसी का होल स्क्वायर प्लस एसी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है। आप देखेंगे कि आप किसी एक वैल्यू को क्या कर लें, इक्वल कर लें। तो आप क्या देख रहे हैं कि एसी बराबर है किसके, एसी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। तो आप एसी की जगह पे आप बीसी की जगह पे एसी रख सकते हैं या एसी की जगह पे बीसी रख सकते हैं। तो आप क्या लिखें यहाँ पर कि ए बी का होल स्क्वायर बराबर बीसी की जगह पे आप क्या लिखते हैं, एसी, और ये एसी पहले से है, कहां से लिखा मैंने, इस बीसी की जगह पे हमने एसी लिखा। तो आपने देखा कि ये कैसा हो जाएगा कि ए बी का होल स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, क्योंकि एसी एसी दो बार है तो हम लिख सकते हैं 2ac। तो क्या ये ऑप्शन में है आपके, यस, ये ऑप्शन नंबर ए में है 2ac का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आई होप ये समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। पहला क्या कह रहा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये रेखा और ये रेखा क्या होगा आपका, दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो हमने कहा कि AC बराबर है BC के। फिर हमने क्या कहा कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसका मतलब 90 के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या होगा, कर्ण कहलाएगा, ये कर्ण कहलाएगा।
और इसमें से एक क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा और एक आधार कहलाएगा। तो आप क्या करें, पाइथागोरस लगाएं। पाइथागोरस में आपने देखा है कि ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला। अब BC किसके इक्वल है, AC के, तो BC की जगह पे AC रखा और आपने यहाँ पर देखा, ये आपका आंसर आया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आप इसे एक बार उतार लें, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपसे। चलिए क्वेश्चन आप भी पढ़े, हम भी एक बार पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई एक दो स्पर्श रेखाएं PA दिस एंड दिस। चलिए ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने फिगर बनाया है कि एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक पॉइंट दिया गया है, एक बिंदु दी गई है P से। उसके बाद क्या कह रहा है कि PA और PB एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श रेखा क्या कहेंगे, रेखा के बाहर, यानी कि वृत्त का जो बाहरी सरफेस होता है, यानी बाहरी जो लाइन होगा, इस लाइन को टच करके जो रेखा जाएगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो दो स्पर्श रेखा है। तो पहली स्पर्श रेखा के बारे में कह रहा है कि AB PA और दूसरा कह रहा है PB। फिर आपसे कह रहा है कि एंगल 80 आपको दिया गया है, यानी कि बीच में जो कोण है PA और PB के बीच में जो कोण बन रहा है, यानी यहाँ जो कोण बन रहा है ये क्या है, 80 डिग्री है। ठीक है, ये पूरा कोण क्या है, 80 डिग्री है। ठीक, फिर आपसे जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, एंगल POA। ठीक है, यही आपको फाइंड करना है। चलिए तो आप यहाँ देखें कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कोई लंब गिरेगा तो यहाँ क्या बनाएगा, 90 डिग्री। यहाँ भी क्या बनाएगा, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कोई लंब गिरेगा, ये स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन पे कोई लंब गिर रहा है, इसका मतलब यहाँ भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल यानी कोण बनाएगा। फिर आप देखेंगे कि POA यानी इस एंगल के बारे में आपसे कह रहा है कि ये एंगल आपका क्या होगा, फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा एंगल क्या है, 80 डिग्री का है। इसका मतलब इसे ये स्पर्श रेखा, ये बीच से एक रेखा जाएगी तो ये 40 डिग्री का, इसका मतलब ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और एक 90 डिग्री है। तो क्या देखेंगे कि इस पूरे ट्रायंगल में, यानी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल त्रिभुज PAO या POA, हाँ, इस त्रिभुज में आप क्या देखेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे कि एक एंगल 40 डिग्री है, एक 90 है और तीसरा आपको निकालना है। तो बड़ा आसान है, तो ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, 40 और 90 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, यानी तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा। तो ये हो गया, पहला हो जाएगा एंगल PAO प्लस एंगल APA, इस तरीके से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो एंगल OPA प्लस जो एंगल आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है POA, एंगल POA बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। दिखता होगा, नहीं दिख रहा होगा आपको, तो चलिए मैं बीच में लिख देता हूं इसको। ये कौन कौन सा एंगल, इस त्रिभुज में आपको मिलेगा, पहला POA जो फाइंड करने कह रहा है वो लिख दिया। फिर जो है एंगल PAO, फिर एंगल है एंगल APO। ठीक है, इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि एक त्रिभुज है, तीनों त्रिभुज का सम क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। और आपको इतना करने की जरूरत नहीं, करना क्या है, ये 90 है, ये 40 है, तो 90 और 40 कितना हो गया, ये हो गया 130, और 130 में 180 घटा देंगे, तो जो भी आंसर आएगा आपका ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको प्रोसेस भी बता दूं, क्या करिए, शॉर्ट में यानी ऑब्जेक्टिव में नहीं लेके 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में रहे तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको फाइंड करना है, POA आपको फाइंड करना है, तो वैसे ही रहने दें। PA यानी एंगल A की वैल्यू क्या है, एंगल A की वैल्यू है 90 डिग्री और ये है आपकी 40 डिग्री, दैट मीन्स 180। ठीक है ना। फिर आप क्या करें, दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या देखेंगे कि एंगल
एंगल पी ओ ए इक्वल टू 180 माइनस दोनों का ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 130 डिग्री। दैट मीन्स आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, क्या ऑप्शन में है 50 डिग्री? चलिए ऑप्शन में यस, ऑप्शन नंबर ए आपका 50 डिग्री। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए इसे फिर आप कर दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 देखें। 23 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग पढ़ें और जिससे बन रहा है वो बनाने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी, यहां बनाते हैं, एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी ए बी एन सी। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। उसके बाद कह रहा है कि ए बी डी, बी डी जो है वो पैरेलल है, पैरेलल ही कह रहा है ना? हाँ, बी डी पैरेलल है किसके? बी सी के, सॉरी बी डी नहीं, डी ई, डी ई यानी ये यहां से एक रेखा जाएगी, ये पैरेलल है किसके? बी सी के। डी ई किसके पैरेलल है? बी सी के। क्लियर है? उसके बाद कुछ वैल्यू दी गई है। वैल्यू क्या है? कह रहा है कि ए डी अनुपात बी डी, तो ए डी की जो वैल्यू है वो 3 है, ए डी यानी 3, और बी डी की जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, और एक और वैल्यू गिवन है आपको, वो है 6.6 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले आप लोग क्या देखते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि जब एक त्रिभुज हो और त्रिभुज को एक समांतर रेखा यानी कि इस बेस के बीसी के समांतर अगर कोई रेखा गुजारा जाए तो ये कैसे बनता है। तो हमने देखा है कि ये पूरा लाइन, ये लाइन एडी डिवाइडेड बाय होता है ये पूरा रेखा, ये आपने पढ़ा है, और यही इक्वल होगा किसके? ये छोटे वाले लाइन यानी एई। हाँ, कहने का मतलब है कि एडी से जो कट करके है ना, प्रतिच्छेद करके जो एक टुकड़ा बना ए और डी है ना, इसको रेशियो और इस पूरे लाइन का रेशियो एक साथ लिखते हैं। ये पूरा इक्वल होता है इस लाइन के यानी ये छोटा वाला टुकड़ा और पूरे बड़े वाले लाइन के यानी एसी के। क्लियर है? फिर आपको बीडी की एडी की वैल्यू दी गई है। क्या है एडी की वैल्यू? एडी की वैल्यू है 3। अच्छा, एबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी ये पूरा लाइन क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको एबी को आप क्या लिख सकते हैं? एबी को लिख सकते हैं एडी प्लस डी बी, और एडी की वैल्यू 3 और बीडी की वैल्यू 1, इसका मतलब एबी की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4। क्लियर है? चलिए फिर उसी तरीके से यहां भी एक वैल्यू गिवन है, यहां भी एक वैल्यू गिवन है। क्या है? 6.6, और यही तो निकालना था एसी, है ना? तो आप क्या करेंगे? एसी जो फाइंड करना है डिवीजन में है, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड आ जाएगा, तो मल्टीपल में यानी एसी 3AC। ठीक है, 3AC इक्वल टू आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये डिवीजन में है, लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या करें? मल्टीप्लाई नहीं करें, इसे और छोटा कर सकते हैं। क्या करें? एसी को वैसे ही लिख दें, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये इधर से लेफ्ट से राइट आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस, तो आप इसको ये हो जाएगा 2, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8.8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में आंसर, मीटर में होगा तो मीटर में आंसर। तो आपका है 8.8 सेंटीमीटर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आप उतार लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 आपका एपी का क्वेश्चन है। ये आपसे कह रहा है कि एक सार्वमंतर 8, 10 एंड 12 क्या है? 8,
10 and 12 डॉट 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 इस तरीके से दिया गया है। फिर आपसे बोल रहा है कि आप 10वां पद क्या होगा ये फाइंड करना है। क्या 10वां इसका पद क्या होगा ये फाइंड करना है। एपी का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एपी का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि ए प्लस, अगर एनवां पद निकालना हो तो ए प्लस एन माइनस डी, ये इसका फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के बेस पर पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखिए एक बार आइए। तो ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला है। तो क्या करें आप, इसी फॉर्मूले पे सारा बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सार बंदर के बारे में क्या है कि सार बंदर का जो पहला नंबर होगा ये क्या कहलाता है, A1 कहलाता है। ये A2 A3 A4 इस तरीके से, और आपको एनवा पद निकालना है। ये क्या है, एनवा पद निकालना है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप सबसे पहले ये देखें कि इसका A1 क्या है। A1 जो है वो क्या है, 8 है। A2 क्या है, वो आपका 10 है। तब आप इसकी मदद से D फाइंड कर लें। तो D होता है A2 माइनस A1। तो आप D क्या देखेंगे कि 10 माइनस 8 यानी कि D की वैल्यू क्या आई, 2 आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना है, एनवा पद फाइंड करना है। एनवा पद इसका मतलब 8 एनवा पद फाइंड करना है। तो आप n की जगह पर 10 लिखें। इसका मतलब है कि आपको यहाँ a की जगह पे 8 लिखना है। ठीक है, फिर प्लस n माइनस 1। तो n की वैल्यू तो गिवन नहीं है आपको, तो आप क्या, हाँ सॉरी, n की वैल्यू 10 गिवन है, तो आप क्या लिखें 10 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी 8 10 इक्वल टू ये हो गया आपका 8, ये हो जाएगा 9, 9 टू जा 18 है ना। 10 माइनस 1 यानी 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 को 2 से गुना करेंगे तो 9 गुना 18 हो जाएगा। ठीक है, और 18 और 8 दोनों ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 26। तो एनवा पद क्या हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो इधर हो जाएगा 12 है, 14 है, 16, 18 इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका 10वां पद क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। क्लियर है, आई होप ये भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहा है कि एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन की मदद से आपको k फाइंड करना है। एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2k, x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है और आपसे कह रहा है कि x की एक वैल्यू गिवन है। तो आप इसे फाइंड नहीं करें, मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे आराम से बना लेंगे। कह रहा है कि x का कोई एक वैल्यू गिवन है, अल्फा या बीटा, दैट मींस x का एक वैल्यू 2 गिवन है, दूसरा वैल्यू क्या है नहीं पता। तो चलिए दूसरे वैल्यू की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब x के जगह पे हम 2 रखें, क्या रखें, x के जगह पे 2 रखेंगे। तो x की जगह पे 2 रखेंगे, इस पे स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 और यहाँ x रखेंगे, x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 k हो जाएगा, प्लस 4। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू 0 है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे k की वैल्यू कुछ ऐसा रखें कि ये घटने के बाद 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस पूरी वैल्यू 0 के बराबर है, ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से k के जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू रखें कि ये पूरा मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम देखते हैं कि यहाँ 8 है, ठीक है, इसको -8 लाना होगा, तब ये +8 -8 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब आप देख रहे हैं यहाँ पहले से 4 है, इसका मतलब -4 की जरूरत है। क्या आपके ऑप्शन में -4 है, तो हम देखेंगे कि सॉरी आपको -4 नहीं 2 चाहिए, क्योंकि 4 2 जाए यानी 2 गुना 4 यानी -2 चाहिए, तब -8 आंसर आएगा। तो हाँ आपके ऑप्शन में जो है -2 है। तो चलिए इसको एक बार पुट करके देख लीजिए। तो ये 8 पहले से था, है ना, और यहाँ पे 4 है, 4, और यहाँ पे आपको क्या रखना है, k की जगह पे -2 रखना है, और इसका आंसर आना चाहिए 0, 0 के इक्वल होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये -4 2 जा 8, इसका मतलब ये 0 और इसका मतलब ये दोनों 0। इसका आंसर जो है k का जो मान है वो -2 जो है राइट है। क्लियर है। अब आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक वैल्यू गिवन है x की जगह पर रखें। ये सिंपल सा तरीका बना। अब k की जगह आपको ये सोचना है कि k की जगह पे क्या रखें कि ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से रख लेना है कि ऑप्शन
जो भी ऑप्शन है ऑप्शन के हिसाब से रखेंगे कि कौन सी वैल्यू यहाँ पर रखें ये पूरा वैल्यू 0 हो जाए। तो वहाँ पे -2 था तो हमने -2 रखा। और ऐसे भी आपको क्या देखना है, +8 है ना, और इसको क्या करना था, -8 बनाना था। तो 4 से 2 को गुना करेंगे तो 8 तो होना है, लेकिन यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ 2 को लेके आना था। आपका आंसर क्या हो गया, 0। आई होप ये तरीका भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आप पहले क्या करें, इसे उतार लें, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। चलिए आप इसे पहले उतार लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में भी क्या है, एक ही का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको इनवर्स ऑर्डर में दिया गया है। हाँ, घटते हुए क्रम में एक समांतर रेखा समांतर श्रेणी दी गई है। आपसे कह रहा है कि 21, 18 और 15 ये 21, 18, 15 ये जाएगा आगे तक। और आपसे फिर कह रहा है कि कौन सा पद शून्यक होगा, कौन सा पद आपका शून्यक होगा। इसका मतलब आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है, n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्यक होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस वही फॉर्मूला लगाना है, n पद लगाना है। तो n आपसे क्या निकलेगा, और आपसे कह रहा है कि कौन सा पद n यानी कि शून्यक निकलेगा। इसका मतलब आपको n पद जो होगा वो आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। कि कौन सा पद शून्यक होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी n पद जो है लास्ट हम कहाँ जाए कि शून्य हो जाए। हाँ, क्योंकि ये घटते क्रम में है तो n पद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए फिर आप क्या लिखेंगे, d यहाँ पे क्या निकल जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर है 21, d आपका क्या निकल जाएगा 18, 18 - 2, तो 18 में 2 माइनस करेंगे तो कितना, सॉरी 18 में 21 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू है 21। और आपको क्या करते हैं a2 - a1, तो 18 में से 21 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 2 20, यानी -3 आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़े का चिन्ह उतरता है। इसका मतलब d का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, d का मान -3 हो जाएगा। आपसे क्या कह रहा है, nवां पद निकालने के लिए, ठीक है। nवां पद क्या हो जाएगा आपका, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला हो जाएगा आपका a + n - 1 × d, ठीक है। आपसे nवां पद नहीं, कुछ फ्लो में निकल जाता है, लेकिन आपसे nवां पद नहीं n निकालने के लिए कह रहा है। और nवां पद क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, nवां पद 0 हो गया। और एक जगह पे आपको क्या लिखना है, 21 लिखना है, प्लस n - 1 × d की जगह पे क्या लिखना है, -3 लिखना है, ठीक है। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, तो आप लिख लें 21 वैसे ही रहेगा। और ये देखिए माइनस इससे गुना हो जाएगा, ये 3 जो है एक करके अंदर गुना होगा तो ये हो जाएगा -3n। फिर ये 3 -1 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये 21 और 3 कितना हो गया 24, ये हो गया 24, 3n इक्वल टू 0। n को इस तरफ लेके जाएंगे दाईं तरफ से बाईं तरफ तो क्या हो जाएगा 24 इक्वल टू 3n होगा ना। चलिए अब आप क्या करेंगे, n को फाइंड करने के लिए, ठीक है, इधर ही लिख देते हैं। n को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि n इक्वल टू आप लिख सकते हैं 24 डिवाइडेड बाय 3। तो कितनी बार में, 3 छके 18, 3 8 24, तो ये कौन सा पद हो जाएगा, 8वां पद हो जाएगा। यानी n की वैल्यू क्या निकली 8। ऑप्शन में है क्या 8, जी ऑप्शन में है आपका 20, हाँ सी नंबर 26 का सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसे भी आप एक बार उतार लें। उतार लेने के बाद आपसे लॉन्ग में भी पूछेगा तो आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये भी एक इक्वेशन है और इससे आपको मूल्य निकालना है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस ऑप्शन के हिसाब से वैल्यू को पुट करिए। अगर जो वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए समझ जाना भाई आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। और आपको हर वैल्यू को रखने की जरूरत नहीं है, आप माइंड में भी इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ वैल्यू यहाँ पर रखी गई है, ऑप्शन है पहला 0। अगर आप 0 रखेंगे, हाँ, तो x के जगह पर अगर 0 रखेंगे, एक बार आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12 इक्वल टू 0। अगर आप 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0, ये पूरी वैल्यू 0, लेकिन ये 12 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो आपका 0 नहीं होगा, है ना। तो आप इस तरीके से आसानी से माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए 27 को छोड़ देते हैं। 27 आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ऑप्शन के हिसाब से इस पर वैल्यू रखें, जो 0 के इक्वल हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए 28 देते हैं कि 28 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका ये है। तो इसमें कुछ अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। मैं लिख देता हूँ
कि पी एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस, पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हाँ +5, क्या है +5। फिर आपको क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था पार्ट 1 में कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b क्या है, ये है, यानी कि x पे पावर 1 के साथ जो कोएफिशिएंट में होगा, गुना में होगा, वही क्या होगा, आपका b होगा। तो चलिए ये पहले से माइनस में है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है 2, ऑप्शन -4 है, ऑप्शन आपका क्या है, -4 है। तो +4, सॉरी ऑप्शन यहाँ जो टिक किया गया है ये गलत है, लेकिन ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, +2। देखिए ये हुआ कैसे, हुआ यूं कि माइनस का फॉर्मूला पहले से था और ये माइनस में था, इक्वेशन में पहले से माइनस में था, तो ये -2 उधर था और यहाँ क्या था 1, तो ये आना था, इसको क्या प्लस में ही आना है। तो ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन आपका टिक किया गया है क्वेश्चन में वो गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपका एक फॉर्मूला है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है साइन 90 माइनस ए, है ना, तो आपने पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो पढ़ा है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे कुछ भी वैल्यू रहेगी तो आप क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस ए, तो लिखेंगे कॉस ए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 में भी कुछ नहीं था, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है, इसमें भी ये भी कुछ नहीं है, इसमें भी कह रहा है कि शेक 1 इसके बराबर होगा, तो शेक का उल्टा क्या होता है, और ऑप्शन के हिसाब से भी आप आराम से निकाल सकते हैं कि ऑप्शन में आपको दिया गया है पहले में ही 1/cos a, तो आपको पता है कि शेक a का उल्टा क्या होता है, 1/cos a, ठीक है, तो ये इसका उल्टा है, शेक कॉस का कॉस शेक का उल्टा है, तो और ये ऑप्शन में भी है, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 क्या कह रहा है आपका, 31 है आपका cos शेक 44 और शेक 46, 44 एंड 46। ये हमने बताया था कि आप अगर फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में होगा, पहले आप देखें कि डिग्री है कितना, 46 और 42, यही है ना, 44 एंड 46, 44 एंड 46 ये वैल्यू है, दोनों को ऐड करने पे क्या 90 पूरा है, 10 के 0 और 8 एंड 9, यस ये 90 पूरा है, ऑब्वियस है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और एक चीज का ध्यान रखना है, पहले ध्यान देना है कि जो आपको एंगल यानी डिग्री जो दी गई है उन दोनों का सम यानी जोड़ जो है 90 पूरा है कि नहीं, पूरा है। फिर आपको कह रहा है कि शेक थीटा और कॉसेक थीटा के कॉम्बिनेशन में, तो क्या शेक 90 डिग्री कॉसेक के बराबर होता है, क्या शेक 90 माइनस थीटा कॉसेक के बराबर होता है, तो जी आपने यही पढ़ा है, शेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा शेक थीटा के बराबर होता है। तो हमेशा जब भी ये फ्रैक्शन में होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 होगा। उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एंगल दिया गया है उसका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, और दोनों का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, शेक कॉसेक का उल्टा है कि नहीं 90 में, और कॉसेक शेक का उल्टा है कि नहीं। चलिए इस तरीके से आपसे हजारों क्वेश्चन कहा देगा, इसका आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे 1, ठीक है, एक बार लिख देते हैं, कॉसेक 44 है ना, कॉसेक 44 कॉसेक 44 और शेक 46, तो आपको देखना और लिख देना सीधा 1, दोनों का सम करना है, 90 पूरा जाना चाहिए, और देखना दोनों का उल्टा है कि नहीं, शेक कॉसेक का उल्टा है कि नहीं, यानी शेक 90 माइनस थीटा कॉसेक आ रहा है कि नहीं, कॉसेक 90 माइनस थीटा हाँ शेक आ रहा है कि नहीं, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, कब, फ्रैक्शन की फॉर्म में। चलिए इसे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद देखें 30, ये कितना नंबर था 31। अब देखें 32, 32 आपसे क्या कह रहा है? 32 कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ये भी क्या है फॉर्मूले पे बेस्ड है। हाँ, cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, है ना, 2 पहले से है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos पे स्क्वायर था तो इस पे स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4, क्योंकि इस पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2। तो देखिए 1/2 है ऑप्शन में, क्या 1/2 है ऑप्शन में? यस, ऑप्शन में है डी नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार इसको आप देख लें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है आपसे? 32 बन चुका है, 33 देखते हैं। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 20, क्या कह रहा है? साइन स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। चलिए इसका भी शॉर्टकट है, इसका भी आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वो कैसे होगा? इसमें भी देखिए, ये दिख नहीं रहा होगा, चलिए देख रहे हैं कि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, फिर भी हमने क्या लिखा? इसकी वैल्यू 1 लिखी। तो आप देखिए कि 20 और 70 दोनों को जोड़ने में कितना पूर रहा है? 90 पूर रहा है, पूरा है ना। अगर हम ऐसा कर दें कि यहाँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 70 कर दें तो कितना पूर जाएगा? फिर 20 पूर जाएगा। आप इसको फिर वैसे ही लिख दें कि साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। फिर आप क्या देखेंगे यहाँ पर? ये हो जाएगा कॉस, हाँ कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री। तो आपने क्या पढ़ा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा को दोनों को इक्वल किया, आंसर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। चलिए आई होप ये भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। चलिए आप पहले से एक बार देख लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखेंगे। आप इसे एक बार चेक आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? 33 हम लोगों ने बना लिया था, 34 क्या कह रहा है आपका? चलिए 34 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो क्या जानते हैं कि tan थीटा कॉट को आप क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में जहां कौन समकोण है, यदि AB = 12, BC = 5 और AC = क्या हो? AC का मान निकालना है। BC 5 है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक बताऊंगा, बस आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। एक आपका क्या है? समकोण त्रिभुज है जहां कोण B जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये A है, और AB आपसे क्या कह रहा है? 12 है, 12 सेंटीमीटर है, और BC आपसे कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 13। बोलिए कैसे? आप जब भी कॉम्बिनेशन देखें कि 12 5 12 का कॉम्बिनेशन जहाँ देखें, इसका मतलब जो बड़ी वाली भुजा होगी वो क्या होगी? 13 सेंटीमीटर होगी। आंख बंद करके आप इस आंसर को या इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब जब भी देखें कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में बेस आपका कितना है? 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी गई है? लंब आपका 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपसे कहेगा बड़ा वाला भुजा निकालने के लिए, इस रेखा को निकालने के लिए अगर कहेगा तो बस आंख मूंद करके 5 और 12 है, तो आप ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? 13 सेंटीमीटर। देख लीजिए आंसर में है कि ऑप्शन में, ऑप्शन 13 सेंटीमीटर, जी ऑप्शन ए, ठीक है। ये तो हो गया ट्रिक कि आप जहां बेस क्या देखें,
बेस यानी आधार क्या हो, आधार क्या हो 5 सेंटीमीटर हो, लंब क्या हो, लंब हो 12, तो कर्ण जो होगा वो हमेशा, कर्ण हमेशा क्या होगा, कर्ण हमेशा 13 सेंटीमीटर होगा, कर्ण हमेशा क्या होगा 13 सेंटीमीटर होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करके ही बता देते हैं कि ये हुआ कैसे और हमने इसे डायरेक्ट कैसे लिख दिया। तो आपको पता होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस लगाते हैं, आपको क्या दिया रहे, बेस और हाइट दिया रहता है, तो आपको कर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि AC का होल स्क्वायर और AB का होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर के बराबर होगा। बस कुछ नहीं करना है, 12 इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू 5 दी गई है, ठीक है। 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 144, 5 का स्क्वायर निकालेंगे क्या हो जाएगा 25, और 12 और 25 को ऐड करेंगे तो 5 4 इकाई अंक को इकाई अंक से, तो 5 4 9, दाई अंक को दाई अंक से, ठीक है। इकाई अंक को क्या करना है, इकाई अंक से, और दाई अंक को दाई अंक से। तो इकाई अंक में क्या है 5 और 4, तो ये हो गया आपका 9, 2 और 4 6 हो गया। अब दाई सैकड़ा में कुछ नहीं है तो 1 है यहाँ, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो क्या है आपका 169, ठीक है। फिर आप क्या देखा कि आपका ये वैल्यू क्या है AC स्क्वायर, तब आप क्या देखेंगे कि स्क्वायर दाईं तरफ से अगर बाईं तरफ जाता है तो रूट में बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा 169 का होल स्क्वायर। तो आप 169 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 169 आएगा, तो 13 हो जाएगा आपका आंसर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, बेस 5 हो, बेस 5 हाइट 12, तो समझ लेना है कि कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा सीधा 13 सेंटीमीटर। या आपका कर्ण दिया गया हो 13 सेंटीमीटर, कर्ण 13 सेंटीमीटर, बेस 5 सेंटीमीटर हो, और आपसे कहे हाइट निकालने के लिए तुरंत लिखना है 12, और 10th लेवल तक के लिए इतना सही पूछता है, ज़्यादा पूछता नहीं है, तो आप इसे बड़े आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर है 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है कि कॉट 60 डिग्री, ये भी कुछ नहीं है, ये एक फॉर्मूला है, आपको पता है कि कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। अगर आपको कॉट 60 की वैल्यू याद नहीं है तो बस आपको tan 60 की वैल्यू याद रखना है, ठीक है ना। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू आपने देखा है √3, और क्योंकि ये जो है आप क्या लिख सकते हैं 1/tan 60 ऐसा लिख सकते हैं, तो बस इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। चलिए ये भी फॉर्मूला बेस्ड था। अब हम लोग देखते हैं 38 क्या कह रहा है, 38 आपसे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कोई सूरज है उसका उन्नयन कोण जो है 60 डिग्री बन रहा है, और फिर आपसे कह रहा है कि खंबे की जो ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर है, खंबे की ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर है। तब आपको जो सूरज की रोशनी से खंबे का जो छाया बन रहा है वो छाया आपको बताना है कि कितना है, ठीक है। चलिए लिखते हैं, मान लीजिए ये खंबा है, ठीक है, और इसका यहाँ कुछ छाया बनेगा, ठीक, तो इसको यहाँ से मिला दें, तो ये हो जाएगा आपका A, ये हो गया B, ये हो गया C। मान लीजिए यहाँ सूरज है, ठीक है, यहाँ से जो उन्नयन कोण बनेगा यानी यहाँ बनेगा उन्नयन कोण 60 डिग्री, और ये क्या है खंबा है, खंबे की ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर है। बस हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों ने बनाया होगा, तो हाइट एंड डिस्टेंस को बनाने के लिए बस एक बात का ध्यान रखना है कि 2 वैल्यू गिवन होगी, एक वैल्यू निकालना है। ये अगर आपको पता है तो बस आपको tan लगाना है या cos लगाना है या cosec लगाना है, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। जैसा कि आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको छाया फाइंड करना है, तो छाया क्या है BC आपका छाया है, तो आपने देखा कि इसकी लंबाई दी गई है और यहाँ कोण दिया गया है। अगर इस कोण के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कोण के हिसाब से ये वाला क्या है P है, और कोण जिस रेखा पे गिर रही है ये क्या है B है, और B आपको क्या करना फाइंड करना है, तो P दी गई है B फाइंड करना है, तो P/B किस में होगा तो 10 में होगा। तो आप क्या लगाएं सिंपल साधारण सा tan 60 लगा दें, क्या लगा दें
1060। हाँ, तो 1060 आपने क्या देखा, P बाई बी, आपने देखा P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा AB और B क्या हो जाएगा BC। ठीक है, 10 रूट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी √3, ये हो जाएगा आपका AB की वैल्यू 6 दी गई है और ये हो जाएगा BC। ठीक है, फिर आप क्या करें कि ये दाईं तरफ से बाईं तरफ आ जाएगा इसके गुना में, और ये बाईं तरफ से दाईं तरफ आ जाएगा, तो भाग वाला चीज़ गुना में और गुना वाला चीज़ कहाँ चला जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि BC बराबर आपने देखा क्या कि 6 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, और आपने परिमेयकरण में पढ़ा होगा कि किसी भी रूट की संख्या को हम हर में नहीं रख सकते, अंश में है तो चलेगा, हर में नहीं रख सकते, यानी डोमिनेटर में हम नहीं रख सकते। तो क्या करेंगे, इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण करने के लिए इसी नंबर को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 6 रूट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा, 6√3, और रूट वाले से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा कि हमने बताया था कि अगर √a गुना √a है, क्योंकि रूट के अंदर का जो बेस है वो सेम है, तो रूट आपका क्या होता है कैंसिल हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या बचेगा a बचेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि रूट यहाँ भी रूट है, तो रूट कैंसिल होकर क्या हो गया, सिर्फ 3 बचेगा, है ना। तो 3 के टेबल में ये 2 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि BC बराबर क्या आया आपका, BC बराबर आया √2√3। क्या आया 2√3। हाँ, चलिए, आई होप ये भी आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा कि एक उन्नयन कोण है, यहाँ सूरज है, सूरज का उन्नयन कोण यहाँ बना। ठीक है, और ये आपका क्या था, खंबा 6 सेंटीमीटर, खंबा यहाँ पर अगर सूरज है तो खंबे का छाया कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, क्योंकि यहाँ छाया बन नहीं सकता, छाया यहाँ बनेगा, इसका मतलब आपको BC फाइंड करना था। चलिए, तो आपने देखा कि एक वैल्यू दी गई है, हाँ, और B की वैल्यू निकालना है, यानी कि इस कोण के हिसाब से P दिया गया है, B निकालना है। तो क्या लगाएं, साइन लगाएंगे तो H निकालना होगा, क्योंकि H का आपको ज़रूरत नहीं है, कॉस लगाएंगे तो भी H का ज़रूरत होगा, B/H, है ना। तो उसमें भी आपको क्या है, H का यहाँ पे काम नहीं है, आपको निकालना क्या है, B निकालना है। तो B निकालने के लिए आप क्या करेंगे, B निकालने के लिए आप देखेंगे कि 10 सबसे सटीक है, P/B होता है, तो आप 1060 रखेंगे और ये कंक्लूजन करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 39, ये 34 था, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे कह रहा है कि एक अर्धवृत्त है, यानी कि आधा वृत्त है, हाफ सेमी सर्कल है, आधे वृत्त का जो परिमाप है वो दिया गया है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो आपसे क्या पूछ रहा है कि आप त्रिज्या निकालें, हाँ, त्रिज्या यानी रेडियस निकालने आपसे कह रहा है, त्रिज्या निकालें। तो आपको फॉर्मूला अगर याद है, आपको वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला अगर याद है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या बना, ये सर्कल बना। ठीक है, और इस सर्कल को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, और यहाँ कुछ सेंटर होगा इसका, और इस सर्कल को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो ये क्या हो गया, अर्धवृत्त हो गया। और अर्धवृत्त का ये जो जिस लाइन से ये अर्धवृत्त बना है, इसी को कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं, परिमाप। तो आपसे यही पूछ रहा है कि परिमाप दिया गया है, ये पूरा मान जो है 36 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन यहाँ से जो रेडियस बनेगा, ये जो रेडियस बनेगा, यहाँ से त्रिज्या जो बनेगी, यही त्रिज्या आपको बताना है कि वृत्त जो था, आधा जो वृत्त है वो उसका त्रिज्या क्या होगा, हाँ, यानी R निकालना है आपको। तो ये भी बड़ा आसान है, देख लेते हैं। अर्धवृत्त, तो आपको लिखना है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर πr। अगर पूरे वृत्त का परिमाप निकालना होता, क्या निकालना होता, पूरे वृत्त का परिमाप निकालना होता, का परिमाप, तब आप क्या लिखते हैं, 2πr लिखते कि नहीं। लेकिन यह है कैसा वृत्त, आधा है, आधा है तो 2 से भाग देना होगा, तो 2 से 2 गया तो क्या बचेगा, πr बचेगा ना। चलिए, तो अर्धवृत्त का परिमाप आप लिखेंगे, और अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो क्या है, 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर, और ये पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7, और r की वैल्यू आपको निकालनी है, तो r वैसे ही लिखें, क्योंकि r
का रिलेशन इस संख्या के साथ नहीं होगा। संख्या ये r क्या है, एक चर पद है, हाँ एक क्या है, चर पद है, वेरिएबल नंबर है, और ये क्या है, अचर पद है। तो संख्या चाहेगा कि संख्या की तरफ जाएं, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो संख्या को आप क्या करें, संख्या की तरफ भेज दें। तो जब इसको आप भेजेंगे तो भेजने की समय दाएं तरफ से बाएं तरफ भेजने समय आप क्या देखेंगे कि जो 7 जो भाग में था यहाँ इस तरफ आके गुना में हो जाएगा, और ये जो गुना में था तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और आपने यहाँ क्या रह जाना है, सिर्फ r रह जाना है। ठीक है, क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका r रह जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, फिर इसका आप आंसर निकालें। लेकिन यहाँ जो आपका क्या है, ऑप्शन जो है वो ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसका जो आप कंक्लूजन करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आंसर इसका पॉइंट में आएगा, और यहाँ पॉइंट में आंसर नहीं है। एप्रिक्स यानी लगभग वैल्यू भी अगर दी रहती, इसका लगभग वैल्यू जो होगा, इसका आर का जो लगभग वैल्यू होगा वो 11.44 के आसपास आएगा। एक बार आप इसे सॉल्व करके देख लेंगे कि 11.44 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर इसे और छोटा करना चाहें तो आप क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से इसे 11 बार में ख़त्म करेंगे, है ना, और इसको 2 के पहाड़े में 2 1 कम 2, 2 8 16, क्योंकि अब ये कटने वाला नहीं है। हाँ, तो आपका जब भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, और आपका ऑप्शन में जो है वो पॉइंट में आंसर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन आप अपना एक बार चेक कर लेंगे, हाँ एक आंसर आप अपना चेक कर लेंगे। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 देख लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 40 भी बस फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा था वृत्त की, हाँ अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप आपसे पूछा था। लेकिन अब जो आपसे पूछ रहा है वो है एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जिस क्षेत्रफल की वैल्यू गिवन है, और आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने नहीं कह रहा है, आपसे कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है और व्यास निकालने के लिए, सॉरी। तो अब क्या करें, आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाएं और आंसर लाएं। डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगाएंगे, आपको सीधे लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, और जो इसका क्षेत्रफल की वैल्यू दी गई है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7 गुना r स्क्वायर। ठीक है, फिर आप क्या देखते हैं कि यह नंबर की तरफ आएगा, तो 154, 7 को यहाँ भाग देंगे, सॉरी 7 भाग में था तो चला जाएगा गुना में, हाँ, और 22 जो है भाग में चला आएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, 11 के पहाड़े से इसे 2 बार में काटेंगे, इसे 11 के पहाड़े में 11 1 कम 11, हाँ तो कितना बचा 4, तो 4 44, तो 11 चौके 44। ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखिए 2 के पहाड़े से ये भी कट जाएगा, 2 सते 14, तो यहाँ आपका क्या बचा, r स्क्वायर बचा। ठीक है, फिर आप क्या देखेंगे कि 7 गुना 7 बचा, यानी 7 सते 49, क्या बचा 7 सते 49। ये आप देखेंगे कि यहाँ हो गया r स्क्वायर इक्वल टू 7 सते 49, और स्क्वायर जो है दाईं तरफ से बाईं तरफ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो r वैसे ही रह जाएगा, और 49 पे क्या चढ़ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्लियर है, तो 7 का रूट क्या निकलता, सॉरी 49 का रूट क्या निकलता है, 49 का रूट जो आपका निकल जाएगा वो निकल जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 49 का रूट क्या निकल जाएगा, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है 7 सते 49, तो 7 सते 49, हाँ तो 2 पेयर में था, तो 7 आपका क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा है। तो ये हो गया आपका 7। ये हो गया आपका क्या, रेडियस। लेकिन आपसे रेडियस पूछ नहीं रहा, आपसे पूछ रहा है व्यास। आपसे क्या पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। तो आइए यहाँ पे थोड़ा रफ करके दिखाते हैं कि आपने जो फार्मूला पढ़ा है क्या, कि व्यास यानी डायमीटर बराबर 2 गुना, यानी कि 2r पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपको d यहाँ पे फाइंड करनी है, अगर d फाइंड करनी है तो क्या देखेंगे, 2 × 7, तो इसका आंसर क्या आ गया 14 सेंटीमीटर।
तो ये आपका एक्चुअल आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। आज फिर मैं यहीं पर रोकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 40 तक ही रोकता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ, हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताएं। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना ये बड़ी बात नहीं है, हम कितना समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को। अगर 20 क्वेश्चन हमने पढ़ा है तो हम उस क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन से कितना सीखा, हमने कितना सिखाया, क्योंकि 20 क्वेश्चन में ही आपका जो क्लास है बड़ा लंबा हो जाता है। इसीलिए हम एक्सप्लेन करके बताते हैं, ताकि अगर ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव ना रहे। अगर ये मान लीजिए कि आपसे 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता है, तो आप इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बड़े आसानी से इसे बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अपने भाई के चैनल को ढेर सारा प्यार दें, और लोगों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और खुद लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।